नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये हम लोगों की प्रत्येक दिन हिस्ट्री की क्लास होती है। सप्ताह में 2 या 3 क्लासें आप लोगों की हिस्ट्री की, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड, या तो सप्ताह में 2 या 3 क्लासें हिस्ट्री की ज्योग्राफी की क्लासें आप लोगों को दी जाती हैं। सप्ताह में 2 या 3 क्लासें साथियों आप लोगों को हिस्ट्री की और 2 या 3 क्लासें आपको ज्योग्राफी की क्लासें दी जाती हैं साथियों, जिसमें हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए क्लासों को करने का काम करते हैं। हिस्ट्री में साथियों हम लोग 2 चैप्टर को अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ हम लोगों ने फैक्ट वाइज फैक्ट पढ़ने की कोशिश किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी एग्ज़ाम में जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों के पैटर्न को मैंने अच्छे से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको सिलेबस को करवाना शुरू किया है। ठीक साथियों, तो आप लोग अपनी प्रॉपर अच्छी विधिवत तरीके से नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाने के बाद आप लोग पढ़ने का काम करिएगा। साथ ही साथ रिवीजन ज़रूर करिएगा, क्योंकि कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप करिएगा, लेकिन रिवीजन ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। कारण उसका है कि चीज़ें भूलती जाती हैं, तो फिर चीज़ें रिमाइंड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक रिक्वेस्ट मैं और करूंगा आप लोगों से कि आप लोग अपनी नोट्स अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स हमेशा बनाइएगा। हमेशा जब भी आप बनाइएगा नोट्स, तो अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स बनाइएगा, ना कि PDF के माध्यम से, क्योंकि अपने हाथ से लिखी गई नोट्स साथियों जीवन पर्यंत काम आती है। जीवन पर्यंत का मतलब जब भी आपकी पढ़ने की इच्छा होगी तो आपके अपने हैंड राइटिंग से लिखे हुए चीज़ों को जब देखेंगे तो 2 शब्द पढ़ेंगे, 2 शब्द आगे का आपको याद आता चला जाएगा। ये आप कभी ट्राई करिएगा तो खुद बताइएगा। आप अगर जो चीज़ें 8-9 में पढ़े हुए हैं उसको निकाल के अगर देखेंगे, आप पढ़ेंगे, जितना अच्छा लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा, उतना आप दूसरे की नोट्स ला के देखेंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, चाहे आप तुरंत की दूसरे की नोट्स लेके आइएगा। ये चीज़ें आप कभी महसूस करिएगा। बहुत माइनर चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से मिलती हैं साथियों, बिना एक्सपीरियंस की ये सारी चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं। आज साथियों हम लोग अपने तीसरे चैप्टर को शुरू करेंगे, वैदिक काल को। किसे? वैदिक काल को साथियों आज के हम लोग हिस्ट्री के क्लास में वैदिक काल को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक साथियों, तो वैदिक काल में अगर हम लोग बात करें साथियों तो साथियों वैदिक काल के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें हम लोग बात करेंगे साथियों कि आर्यों का आगमन काल क्या है और आर्यों का मूल निवास क्या रहा है। साथ ही साथियों आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या रहा है और उनका नाम और देशकाल क्या रहा है, आर्यों के कबीले क्या थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें साथियों इस शुरुआत में वैदिक काल के बारे में बात करें तो साथियों वैदिक काल के पतन के पश्चात जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई है उसके विषय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, मतलब विशेष जानकारी कहाँ से? वेदों से प्राप्त हुई है। वैदिक काल साथियों हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के बाद जो नई संस्कृति आई, जो भी नई संस्कृति आई, उन संस्कृतियों का ज्ञान साथियों, उन संस्कृतियों के बारे में जानकारी लोगों को कहाँ से प्राप्त हुई? वेदों के माध्यम से। जो वेद लिखे जाते थे, उपनिषद लिखे जाते थे, उन्हीं से साथियों आगे की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक साथियों, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। कारण वैदिक काल के नाम से क्यों जानते हैं साथियों? क्योंकि संपूर्ण जानकारी जो आगे की नई की संस्कृति है उसके बारे में जानकारी वेदों से प्राप्त हुई, इस वजह से इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। ठीक साथियों आर्य इस संस्कृति के प्रवर्तक काल के नाम से जानते हैं। आर्य की बात करें तो आर्य लोग जो हैं इस संस्कृति के प्रवर्तक थे। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, यहाँ अगर साथियों बात करें तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आर्य शब्द के अर्थ के बारे में बात करें, आर्य शब्द का अर्थ का अगर बात करें तो श्रेष्ठ माना गया है, उदात्त माना गया है। साथ ही साथ साथियों बात करें अभिजात्य, कुलीन,
अभिजात कुलीन। और अगर बात करें साथियों उत्कृष्ट स्वतंत्र आदि जो है अर्थ माने गए हैं। ठीक साथियों, आर्य शब्द के अर्थ के बारे में बात करें तो श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र, अर्थात कुल मिला के हर तरीके से श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठता से। आप एक शब्द में कह सकते हैं कि श्रेष्ठता से आर्य का अर्थ लिया गया है। ठीक साथियों, इस प्रकार आर्यों से अभिप्राय है कि उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही आर्य कहलाता है। इसके कहने का मतलब इन सभी अर्थों से, शब्दों से यह पता चलता है कि उच्च कुल में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को आर्य कहा जाता है। ठीक साथियों, अगर इस काल की बात करें तो ये जो वैदिक काल है साथियों, यह काल कब से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा है। इस काल का साथियों कालक्रम अगर बात करें, इस काल का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। वैदिक काल की बात करें साथियों तो वैदिक काल का अस्तित्व 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक यह अस्तित्व में रहा। ठीक साथियों, अब साथियों यहाँ से हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने जाना, या आर्यों के बारे में छोटी सी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। अब आगे हेडिंग बनाइए साथियों कि आर्यों का आगमन काल क्या था और उनका मूल निवास क्या था। हेडिंग बनाइए कि आर्यों का आगमन काल आर्यों का आगमन काल और आर्यों का आगमन काल और मूल निवास, ये आप लोग हेडिंग बनाइए। अब इसके बारे में, ये टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो साथियों अगर हम लोग बात करें तो आर्यों के आगमन व इनके मूल स्थान को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद भी है साथियों। आर्यों का आगमन कब हुआ और इनका मूल निवास क्या है, इन सभी चीज़ों में साथियों कई विद्वानों में काफ़ी मतभेद भी पाया गया है। साथियों यह प्रश्न आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया। क्या बताया? उत्तरी ध्रुव बताया। बाल गंगाधर तिलक ने साथियों आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उसे इन्होंने क्या बताया? उत्तरी ध्रुव बताया। ठीक साथियों, लेकिन अगर बात करें साथियों और आगमन काल की तिथि ये 6000 ईसा पूर्व निर्धारित किए। ठीक साथियों, और आगमन काल की तिथि की बात करें, आगमन काल की तिथि 6000 ईसा पूर्व निर्धारित किया। ठीक साथियों, क्या किया? 6000 ईसा पूर्व उनके आगमन का, आर्यों के आगमन काल निर्धारण किया। और अगर बात करें साथियों तो दयानंद सरस्वती के अनुसार साथियों आर्य तिब्बत से आए। दयानंद सरस्वती के अनुसार
दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से? तिब्बत से आए। कहाँ से आए साथियों? तिब्बत से आए। लेकिन साथियों प्रोफेसर मैक्समूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया अर्थात बैक्ट्रिया के मूल निवासी थे। प्रोफेसर मैक्समूलर के अकॉर्डिंग अगर बात करें साथियों, मैक्समूलर के अनुसार, प्रोफेसर मैक्समूलर के अनुसार आर्य की बात करें साथियों, प्रोफेसर मैक्समूलर के अनुसार साथियों आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मध्य एशिया अर्थात ऑस्ट्रिया, कहाँ? ऑस्ट्रिया, मध्य एशिया अर्थात ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और साथियों अगर इनके आगमन की बात करें, और इनके आगमन की बात करें साथियों, तो इनके आगमन को 1500 ईसा पूर्व बताया गया। क्या? 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व बताया। कौन? प्रोफेसर मैक्समूलर ने इनके आगमन काल को क्या 1500 ईसा पूर्व बताए। साथियों डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश बताया। डॉक्टर साथियों अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का मूल स्थान, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का मूल निवास स्थान, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास, आर्यों का जो मूल निवास है साथियों, इन्होंने क्या बताया? सप्त सिंधु प्रदेश बताया। सप्त सिंधु प्रदेश बताया। ये सारे फैक्ट हैं साथियों, यही एग्जामिनर पूछता है। ठीक साथियों, क्या बताया? सप्त सिंधु प्रदेश बताया। साथियों वर्तमान समय में प्रोफेसर मैक्समूलर के मत सर्वाधिक मान्य भी हैं। आर्यों के मूल निवास व आगमन काल को लेकर अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्समूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से एशिया मध्य के निवासी थे। फिर से समझिए साथियों, आर्यों के आगमन काल और साथियों मूल निवास स्थान की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने साथियों आर्यों के मूल निवास स्थान को उत्तरी ध्रुव को बताया और आगमन काल 6000 ईसा पूर्व के बारे में इन्होंने बताया। लेकिन वहीं अगर दयानंद सरस्वती की बात करें साथियों, तो दयानंद सरस्वती ने आर्यों के अगर आगम निवास स्थान की बात करें तो आर्यों को तिब्बत से आने की बात कहते हैं। किसकी? आर्यों के तिब्बत से आने की बात करते हैं। यहीं पे साथियों अगर हम प्रोफेसर मैक्समूलर की बात करें तो प्रोफेसर मैक्समूलर जी कहते हैं साथियों कि आर्य कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? आर्य साथियों मध्य एशिया अर्थात ऑस्ट्रिया के निवासी थे और इनके आगमन के काल ये 1500 ईसा पूर्व करते हैं। कब से? 1500 ईसा पूर्व ये इनके आर्यों के आगमन की बात करते हैं। यही साथियों डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी आर्यों का मूल निवास स्थान को साथियों सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। क्या बताए? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या बताए? सप्त सिंधु प्रदेश इन्होंने बताने का काम किया। ठीक साथियों, ये तो आर्यों के आगमन की बात थी। लेकिन इन सभी में अगर बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मानने की बात क्या है तो साथियों काफ़ी विद्वानों ने, काफ़ी लोगों ने प्रोफेसर मैक्समूलर के मत, किसे? प्रोफेसर मैक्समूलर के मतों को सर्वाधिक मान्यता दिया कि आर्य लोग साथियों कहाँ के? मध्य एशिया अर्थात ऑस्ट्रिया के निवासी थे और ये साथियों 1500 ईसा पूर्व में इनका आगमन हुआ। कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व में इनका आगमन हुआ। ठीक साथियों, अब साथियों अगर हम आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करें, किसके? आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अगर चर्चा करें साथियों तो उसे भी देखने का काम करते हैं कि आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या रहा है।
आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करें साथियों अगर, तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ था। कब भारत में साथियों आर्यों का आगमन कब? 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले बताया गया है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ। है ठीक। भारत में साथियों आर्यों का जो आगमन हुआ वो 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ है। ठीक साथियों अगर बात करें तो भारत में उन्होंने सर्वप्रथम सप्तसंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। कहाँ? सर्वप्रथम साथियों भारत में आर्यों ने कहाँ? सप्तसंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्तसंधव प्रदेश में भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्तसंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो इस प्रदेश में बसने वाली 7 नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद में प्राप्त हुआ। इस प्रदेश में बसने वाली साथियों बहने वाली 7 नदियों का जिक्र किसमें? ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। वो कौन कौन सी नदी है साथियों? इसमें अगर बात करें तो जिन नदियों का जिक्र हुआ है उसमें कौन कौन सी हैं? उसमें साथियों हैं सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है आप लोग नोट करते जाइएगा। सतलज है, सिंधु है साथियों, सतलज है जिसे हम लोग शतद्री भी कहते हैं, शतद्री नदी जिसे आज के टाइम में सतलज कहा जा रहा है। साथ ही साथ सरस्वती का भी जिक्र है ऋग्वेद में साथियों, सरस्वती का भी जिक्र है। साथ ही साथ अगर बात करें विपाशा जिसे व्यास नदी कहते हैं, विपाशा जिसे व्यास नदी भी कहते हैं। और अगली नदी की बात करें साथियों तो वो कौन सी है? पुरुषणी साथियों, पुरुषणी जिसे रावी भी कहते हैं, रावी नदी कहते हैं। अगली एक और नदी होती है वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं, वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं। अगली एक नदी और होती है साथियों, कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6। एक अंतिम नदी है साथियों जिसे क्या बोलते हैं? अस्किनी, अस्किनी साथियों, अस्किनी जिसे साथियों क्या चिनाब भी कहने का काम करते हैं। अस्किनी को ही साथियों चिनाब भी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनाब भी कहने का काम करते हैं। ये सातों नदियों का साथियों जिक्र, ये सभी 7 नदियों का जिक्र साथियों सिंधु नदी, शताद्री जिसे सतलज भी कहते हैं, सरस्वती नदी, विपाशा नदी जिसे व्यास भी कहते हैं, पुरुषणी नदी जिसे रावी कहते हैं, वितस्ता नदी जिसे झेलम कहते हैं, और अस्किनी जिसे साथियों क्या कहते हैं? चिनाब नदी कहते हैं। इन 7 नदियों का जिक्र साथियों ऋग्वेद में प्राप्त होता है। किसमें? आर्यों ने इन 7 नदियों का जिक्र कहाँ? ऋग्वेद में प्राप्त होता है। साथियों कुछ अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अफगानिस्तान की कुछ नदियां हैं साथियों जिनका जिक्र कहाँ? ऋग्वेद में प्राप्त होता है। वो कौन कौन सी हैं साथियों? उसे हम लिख लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कुछ नदियों का उल्लेख
कुछ नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कहाँ? ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कौन कौन सी हैं साथियों, उसे भी मैं नीचे लिख देता हूँ। वो सातों नदियाँ कुछ नदियाँ कौन सी हैं जिनका साथियों कहाँ, यहाँ अफगानिस्तान के कुछ नदियाँ हैं साथियों जिनका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है, उनका हम नाम लिखेंगे यहाँ कौन कौन सी हैं। उसके अंतर्गत साथियों आती हैं नदियाँ कुंभा, जिसे कुबालू नदी कहते हैं, कुभा जिसे कुबालू नदी कहते हैं, कौन सी? कुबालू नदी कहते हैं। अगली एक नदी और होती है साथियों कुमु, जिसे कुर्रम कहते हैं, कुमु जिसे कुर्रम कहते हैं, क्या कहते हैं? कुर्रम। अगली एक नदी और है साथियों गोमती, जिसे गोमल कहते हैं, गोमल। अगली एक नदी और है साथियों जो सुवास्तु कहते हैं, सुवास्तु जिसे स्वात कहते हैं, सुवास्तु जिसे स्वात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वात आदि नदियां हैं साथियों जिनका, जो अफगानिस्तान की नदियां हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होने का काम हुआ है। साथियों अगर बात करें तो अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही एक अंग हुआ करता था। ऐसा पता चलता है, ऋग्वेद के माध्यम से ऐसा पता चलता है साथियों कि अफगानिस्तान भी कभी ऐसा दौर था जो भारत का अंग हुआ करता था। क्या हुआ करता था? भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक साथियों मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्द्विती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्राह्मवर्त पुकारा गया है। मनुस्मृति की बात करें साथियों, मनुस्मृति की अगर बात करें तो मनुस्मृति में सरस्वती और दृशद्युति, क्या कहते हैं साथियों? दृशद्युति नदियों के बीच, दृशद्युति नदियों के बीच, दृशद्युति नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा गया है। बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त, क्या? ब्रह्मवर्त पुकारा गया है, पुकारा गया है। ठीक साथियों, क्या पुकारा गया? ब्रह्मवर्त पुकारा गया है। ठीक साथियों, कौन से? मनुस्मृति में साथियों सरस्वती और दृशद्युति नदियों के बीच का जो प्रदेश है साथियों, उस प्रदेश को क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त पुकारा गया है। क्या पुकारा गया? ब्रह्मवर्त पुकारा गया है। जैसे अगर बात करें साथियों तो वैदिक कालीन नदियों के कुछ नाम हैं, वैदिक कालीन नदियों के कुछ नाम हैं साथियों जो मैंने लिखाया यहाँ पे, वही सारी नदियाँ हैं। ठीक साथियों, अब आर्यों के कबीलों की बात करें साथियों, आर्यों के कबीलों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आर्यों के कबीले, आर्यों के कबीले हेडिंग डालिए और इसके बारे में अगर चर्चा करें साथियों, आर्यों के कबीलों के बारे में चर्चा करें तो आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीला क्या था साथियों? भरत था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीला, आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीला क्या था? भरत था। आर्यों का महत्वपूर्ण कबीला साथियों भरत हुआ करता था। इसके शासक वर्ग का नाम त्रिशु था साथियों। इसके शासक वर्ग का नाम, और इसके शासक वर्ग का नाम, इसके शासक वर्ग का नाम क्या था साथियों? त्रिशु। क्या था? त्रिशु था साथियों, त्रिशु था। इन कबीलों के साथियों, आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीला क्या था साथियों? भरत। और इन कबीलों के शासक वर्ग का क्या नाम था?
त्रित्सु नाम हुआ करता था। ऋग्वेद में साथियों आर्यों के जिन 5 कबीलों का उल्लेख हुआ है उनके अंतर्गत बात करें अगर साथियों, ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों का उल्लेख, ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों का उल्लेख हुआ है, 5 कबीलों का उल्लेख हुआ है जो निम्न है, जो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं साथियों, मैं नाम उनका लिखता हूँ। पुरु यदु, पहला है पुरु यदु, एक और है साथियों तुर्वस, अगले का नाम है अनु, क्या नाम है अनु, द्रिह्वा, क्या नाम है द्रिह्वा प्रमुख थे साथियों। क्या थे ये सभी, कुछ प्रमुख कबीले थे। आर्यों के साथियों 5 कबीलों का उल्लेख कहाँ ऋग्वेद में हुआ है, कुछ 5 कबीलों का साथियों प्रमुख उल्लेख कहाँ ऋग्वेद में हुआ है, कौन कौन से हैं, पुरु यदु तुर्वस, क्या नाम है तुर्वस, अनु, द्रुहा, ये सभी 5 प्रमुख साथियों क्या हैं, आर्यों के 5 कबीले हुआ करते हैं। कौन है, आर्यों के 5 साथियों कबीले हुआ करते हैं। ठीक साथियों, अब साथियों अगर बात करें तो क्या बात करें, नाम और देश काल के बारे में अब हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। आर्यों के साथियों कुछ नाम और उनके देश काल क्या हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। ठीक साथियों, इसके बारे में साथियों हम लोग अब कल की क्लास में चर्चा करेंगे विस्तार से। इसी के आगे से आर्यों का नाम और देशकाल क्या था इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की इतनी छोटी सी क्लास में साथियों हम लोग क्लास को ओवर कर रहे हैं और आगे की क्लास में इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि थी वैदिक काल के, जिसे हम लोगों ने जानने की कोशिश किया। इसी के बाद से कल की क्लास में साथियों हम लोग इसी के आगे से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। क्लास कैसी लग रही है इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। साथ ही साथ साथियों क्लासों को आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, प्रत्येक जगह क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुँच सके और उन लोगों को भी यह पता चल सके कि इसी यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए इस समय 3 कक्षाएँ चलाई जा रही हैं। खासतौर पर यह टारगेट करके कक्षाएँ चलाई जा रही हैं साथियों कि सी टेट का एग्ज़ाम जो 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे पहले सिलेबस को 10 से 15 दिन पहले हम लोग अपने सिलेबस को ख़त्म कर सकें। बस जानकारी के लिए बता दूं कि आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे एक क्लास सुबह 10 बजे के आसपास बाल विकास की क्लास, दूसरी एक क्लास साथियों दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की क्लास और तीसरी क्लास साथियों सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड सप्ताह में 2 या 3 क्लास हिस्ट्री की और 2 से 3 क्लास ज्योग्राफी की पर डे आप लोगों को दी जा रही है। ठीक साथियों, तो ठीक है, बाकी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका नाम विद्यार्थी तक है और आप वहां पे अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखा करिए और प्रॉपर अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स तैयार किया करिए। ठीक है साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।